दिग्गज हत्यारा जेसन जिसे कहा जाता है, उसे अमेरिकी सरकार ने पकड़ लिया है और एक शोध सुविधा में रखा गया है। क्योंकि उसे सच में मारा नहीं जा सकता, वैज्ञानिक उसे क्रायोजेनिकली फ्रीज करने की योजना बना रहे हैं। एक गार्ड जेसन की नजर से लगातार परेशान हो रहा है, इसलिए वह उसके सिर पर एक कंबल डाल देता है। इस बीच डॉक्टर रोवन अपने बॉस से बहस कर रही हैं, क्योंकि यह फैसला किया गया है कि जेसन को फ्रीज करने के बजाय उसे एक प्रयोगशाला में भेजा जाएगा ताकि उसके पुनर्जनन की क्षमताओं पर शोध कर लाभ कमाया जा सके। रोवन को लगता है कि यह एक बुरा विचार है, क्योंकि इससे जेसन को मारते रहने का मौका मिलेगा, लेकिन उनका बॉस उनकी बात अनसुनी कर देता है। बाद में वैज्ञानिक और कुछ सैनिक जेसन के साथ कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन जब वे कंबल हटाते हैं तो वे पाते हैं कि जंजीरों में गार्ड का शव है। उसी समय जेसन छिपने से बाहर आता है और कमरे में सभी आदमियों को निर्दयता से मारना शुरू कर देता है। सैनिक उस पर गोलीबारी करते हैं, लेकिन गोलियां कुछ नहीं कर पाती। जेसन अपनी हत्या के लिए विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करता है, जिसमें उसकी कैद की जंजीरें भी शामिल हैं। जब मुख्य वैज्ञानिक भागने की कोशिश करता है, जेसन उस पर एक औजार फेंक कर उसे भी मार देता है। रोवन बाहर इंतजार कर रही होती है और वह चिल्ला उठती है जब एक सैनिक दरवाजे के जरिए फेंका जाता है। उसी समय जेसन उसके पीछे आता है, इसलिए रोवन सैनिक की बंदूक उठाती है और लैब की ओर भागती है, जहां वह छिप जाती है और जेसन के आने का इंतजार करती है। जब वह अंदर आता है तो वह फर्नीचर पर लात मारती है और उसे पॉड में धकेलने के लिए गोलीबारी शुरू कर देती है। फिर वह उसे बंद करने के लिए दौड़ पड़ती है। रोवन मशीन को सक्रिय करती है, लेकिन जैसे ही क्रायोनाइजेशन शुरू होता है, जेसन फिर भी दरवाजे के माध्यम से अपनी माचेती घुसाकर उसे छुपा देता है। इससे मशीन में एक दरार उत्पन्न होती है, जिसे सुविधा द्वारा पता लगाया जाता है, जिससे लॉकडाउन प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाता है। क्रायोजेनिक तरल पदार्थ कमरे में फैल जाता है और रोवन भी जम जाती है। 400 साल बाद पृथ्वी एक सर्वनाश के बाद का बंजर क्षेत्र बन गई है। चूंकि यह रहने के लिए बहुत प्रदूषित है, इसलिए मानवता एक नए ग्रह, जिसे अर्थ कहा जाता है, की ओर यात्रा करती है। एक दिन डॉक्टर लो और उनकी टीम के कॉलेज छात्रों ने एक शैक्षणिक यात्रा के लिए पृथ्वी का दौरा किया। वे सुविधा के अंदर जाते हैं और पॉड खोलते हैं, जिसमें उन्हें जमे हुए जेसन मिलते हैं। वे जमीन पर रोवन को भी पाते हैं, जो पूरी तरह से संरक्षित दिखती है। टीम दोनों शवों को अपने जहाज पर ले जाने का निर्णय लेती है, और जब वे जेसन को हिलाने की कोशिश करते हैं तो वह गिर जाता है और उसकी मछेटे से अजरेल की बांह कट जाती है। सौभाग्यवश एंड्रॉइड KM-14 जल्दी से उसे दर्द से निपटने के लिए एक इंजेक्शन देती है। समूह शरीरों को एक रेत के तूफान से ले जाता है और जल्दी से शटल में वापस आ जाता है, जो तुरंत उड़ान भरकर मुख्य जहाज पर लौट जाता है। आजरेल को एक उपचार मशीन में रखा जाता है और नैनो प्रौद्योगिकी उसकी बांह को कुछ मिनटों में फिर से जोड़ देती है। रोवान और जेसन को जगाने के लिए अलग अलग लैब में ले जाया जाता है, हालांकि कुछ परीक्षण पहले किए जाते हैं। स्कैन देखकर समूह इस बात से हैरान है कि जेसन इतना छोटे दिमाग के साथ कैसे काम कर सकता है। जब नैनो टेक्नोलॉजी लैब 1 में रोवान के घाव को ठीक करती है, एड्रियन लैब 2 में जेसन का मस्तिष्क नमूना लेने के लिए उसे चुभती है। जब रोवान पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वह जाग जाती है और घबरा जाती है। प्रक्रिया में लोबे को थप्पड़ मार देती है। वह स्थिति समझाता है और रोवान शांत हो जाती है, लेकिन यह सुनकर सदमे में है कि वह भविष्य में है। इसके बाद लोवे अपने कार्यालय में सूरारिस रिसर्च स्टेशन को कॉल करने के लिए जाता है और उन्हें रोवान और जेसन की फाइलें भेजता है, इस उम्मीद में कि वह इस स्थिति से कुछ पैसे कमा सके। 400 साल पुराने क्रायोजेनिक व्यक्ति को फिर से जीवित करना अब खबर नहीं है, क्योंकि यह हर कोई कर सकता है, इसलिए रोवान कोई दिलचस्पी नहीं पैदा करता। हालांकि जेसन अभी भी भविष्य में कुख्यात है और लो उसे आकर्षण के रूप में बेचने के लिए सहमत हो जाता है। फोन रखने के बाद उनकी छात्रा जेनेसा उनसे मिलने आती है ताकि वो अच्छे ग्रेड के बदले में शरारत कर सके। एड्रियन के पास वापस आकर वह जेसन का मास्क हटाती है और देखती है कि उसका चेहरा कितना विकृत है, इसलिए वह तुरंत मास्क वापस लगाती है और नमूने का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करती है। उसके पीछे जेसन पिघलते हुए झटके लेना शुरू कर रहा है। दूसरे कमरे में सेनारोन KM-14 को पूरा छाती देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एरियोलास लगातार गिर रहे हैं। वर्तमान में 2 अलग अलग जोड़े गंदा हो रहे हैं और उनकी कराहें जेसन को आखिरकार जागने पर मजबूर करती हैं। जब एड्रियन मुड़ती है तो वह उसे मेज पर नहीं देखती। जेसन अचानक उसके पीछे प्रकट होता है और उसके चेहरे को पकड़कर उसे कमरे के पार फेंक देता है। कांच की दीवार के माध्यम से एड्रियन चिल्लाती है ताकि वीलैंड को सतर्क कर सके, लेकिन वह उसे सुन नहीं सकता। फिर जेसन उसके बालों से खींचकर उसे वापस लाता है और उसके चेहरे को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो देता है। उसके सिर को जमाकर काउंटर पर पटक कर उसे मार देता है। इसके बाद वह ऑपरेशन टेबल से एक माचेती उठाता है और दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। इस बीच लोव रोवन के लिए खाना लाता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे उसे जेसन की कहानी मालूम नहीं है, इसलिए वह उसे जेसन की मृत्यु न होने की क्षमता के बारे में सभी विवरण बता देती है। इसके बाद लोव रोवन का परिचय अपने कुछ छात्रों से कराता है और वह कुछ उनके प्रयोगों की प्रशंसा करती है, विशेष रूप से KM-14 से प्रभावित होती है। इसी समय वेलैंड जेसन की पुरानी माचेटी के साथ आता है और रोवन यह जानकर चौंक जाती है कि उन्होंने जेसन को भी साथ लाया है। लो कसम खाता है कि जेसन मर चुका है, लेकिन रोवन संदिग्ध है और सबूत मांगती है। वे लैब 2 में जाते हैं और एड्रियन का शव मिल जाता है, जिससे सुरक्षा प्रमुख ब्रोड्स्की स्पीकर के माध्यम से लॉकडाउन घोषित करते हैं और सभी को लैब 1 में छिपने के लिए कहते हैं। एक कमरे में छात्र जोड़े में से एक जाने की तैयारी करता है, लेकिन जेसन दरवाजे पर आ जाता है और लड़के को तुरंत मार देता है, जिससे चीखती हुई किंसा के चेहरे पर खून बिखर जाता है। फिर जेसन लड़के को घसीट कर ले जाता है, इसलिए किंसा अन्य लोगों से मिलने और उन्हें घटना बताने के लिए भागती है। ब्रॉड्स्की गुस्से में है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जैसे ही जेसन दिखे उसे नष्ट कर दें। लोवे यह सुनकर खुश नहीं होता और ब्रॉड्स्की से जेसन को बेहोश करने की बजाय पैसे की रिश्वत देकर उसे शांत करने को कहता है। ब्रॉड्स्की मान जाता है उसे पीठ से उतारने के लिए, लेकिन फिर वह अपनी टीम को जेसन को नष्ट करने के लिए कहता है। सैनिक डलास सावधानी से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है और अचानक एक बड़े राक्षस द्वारा उस पर हमला होता है, जिसे डलास जल्दी से गोली मार देता है। जब दूसरा राक्षस उसके पीछे आता है तो डलास पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, लेकिन सौभाग्य से अजरेल उसे एक गोली में मार गिराता है। पता चलता है कि वे एक वीडियो गेम सिमुलेशन में खेल रहे हैं और उन्होंने ब्रॉड्स्की की घोषणा नहीं सुनी। वे एक और राक्षस से लड़ने वाले होते हैं, तभी जेसन आकर उसे पहले हरा देता है। फिर जेसन दोनों पर अपनी माचेटे से हमला करता है, लेकिन वह चकित हो जाता है जब वे सिर काटे जाने के बावजूद बात करना जारी रखते हैं। अचानक डलास कहता है गेम ओवर और सिमुलेशन गायब हो जाता है, जिससे जोड़ी को यह एहसास होता है कि कातिल असली है।
जेसन अजराइल को पकड़ लेता है और डलास उस पर गोली चलाता है ताकि वह उसके दोस्त को छोड़ दे, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं होता। अजराइल जेसन पर पीछे से कूदने की कोशिश करता है, हालांकि जेसन उसे फिर से आसानी से पकड़ लेता है और उसकी पीठ तोड़ देता है, फिर उसे जमीन पर मृत छोड़ देता है। इसके बाद वह डलास को लेता है और उसके चेहरे को दीवार पर मारता है। कुछ क्षणों बाद दो सैनिक गेमिंग रूम में शवों को पाते हैं और दूसरों को सूचना देते हैं, जो हर पल अधिक चिंतित हो रहे हैं। उसी समय इंजीनियर क्रच अपने डेस्क पर हेडफोन लगाए हुए काम कर रहा है, इसलिए उसे स्थिति के बारे में भी जानकारी नहीं है। अचानक वह देखता है कि जेसन उसकी ओर आईने में आ रहा है और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, ब्रॉडस्की और उसके सैनिक वहां आते हैं और उसे झुक जाने के लिए कहते हैं। वे जेसन पर दर्जनों गोलियां चलाते हैं, जिससे आधा कमरा नष्ट हो जाता है। जब गोलीबारी समाप्त होती है तो उन्हें पता चलता है कि जेसन गायब है। जब क्रच लैब 1 के लिए निकलता है तो सैनिक जेसन की तलाश में अलग अलग हो जाते हैं, यह मानते हुए कि वह बुरी तरह घायल है। इससे जेसन को चुपचाप हत्या करते रहने का मौका मिलता है। पहले वह पीछे से एक सैनिक को पकड़ता है और उसे एक कोने में खींचकर उसकी गर्दन तोड़ देता है। फिर वह अकेले एक और सैनिक को ढूंढता है और अपनी मशीती से उस पर हमला करता है। एक लड़ाई होती है और सैनिक कुछ वार करने में सफल होता है। हालांकि जेसन उसे रेल से आसानी से धक्का दे देता है और वह कुछ मशीनरी पर गिर जाता है जो उसे मार देती है। अन्य सैनिक जल्द ही शरीर को ढूंढ लेते हैं और ब्रॉडस्की को सूचित करते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। अगले जेसन एक महिला को पीछे से चौंकाता है और उसका गला काट देता है। वह अभी नहीं मरती और मदद की भीख मांगते हुए अपनी टीम के साथी से टकराती है, केवल मरने के लिए गिर जाती है। जैसे ही उसके साथी उसके लिए शोक करता है, जेसन प्रकट होता है और सैनिक तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलियों से जेसन पीछे की ओर कुंडे तक धकेला जाता है और सैनिक एक बटन दबाकर उसे हवा में लटका देता है और फिर रेडियो पर बाकी लोगों को बताता है कि उसने जीत हासिल कर ली है। हालांकि जेसन बस कुंडे से कूद जाता है और उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काटकर मार देता है। ब्रॉडस्की उन्हें खोजने की कोशिश करता है और आखिरी सैनिक को कुंडे पर मृत लटका हुआ पाता है, जिसका मतलब है कि अब वह अकेला ही बचा है। हार नहीं मानते हुए ब्रॉडस्की चोरी छिपे चलता है जब तक जेसन की भुजा दीवार को तोड़ते हुए आकर उसे खींच लेती है और मारने के लिए वार करती है। एक आत्मसंतुष्ट ब्रॉडस्की कहता है, यह पर्याप्त नहीं है, तो जेसन उसे फिर से मारता है ताकि वास्तव में उसे मारा जा सके। प्रयोगशाला 1 में समूह को एहसास होता है कि अब उनके पास सुरक्षा नहीं है। लॉग पायलट से संपर्क करता है और उससे हाइपरड्राइव का उपयोग करके जल्दी से सोलारिस बंदरगाह पहुंचने का आदेश देता है। जहाज वास्तव में तेजी से चलने लगता है, लेकिन जेसन पायलट के पीछे आकर उसे भी मार देता है। इससे जहाज अंधाधुंध उड़ता है और सीधे सोलारिस से टकरा जाता है, कई इमारतों को नष्ट कर देता है और कई विस्फोट होते हैं जो सिस्टम और पतवार को नुकसान पहुंचाते हैं। जहाज इमारतों के बीच से होकर निकलता है और आगे उड़ता रहता है, सोलारिस पोर्ट को पीछे छोड़ते हुए। लॉफ जहाज को वापस उड़ाने की कोशिश पर विचार करता है, लेकिन वे खिड़की से देखते हैं कि पोर्ट में विस्फोट होता है। सभी छात्र चिंतित होते हैं, तो लॉफ उन्हें बताता है कि उन्हें बस दूसरे जहाज की मदद के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि उसने पहले ही एक बेकन सक्रिय कर दिया है। उसी क्षण कोई दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगता है और सभी चिल्लाने लगते हैं, जिससे पीटना बंद हो जाता है। जब वे इसका मतलब सोच रहे होते हैं, जेसन दूसरे लैब से जुड़ी कांच की दीवार से अंदर घुस जाता है। समूह घबरा जाता है और दूसरे कमरे में छिपने के लिए भागने लगता है, जिसे केम 14 बंद कर देता है। लफ पीछे रुकता है और जेसन से बात करने की कोशिश करता है, उसे प्रसिद्धि और दौलत का प्रस्ताव देता है। जेसन अपनी मूल माचेती पाता है और तुरंत लफ को चुप कराता है। इस बीच समूह अपने विकल्पों पर विचार करता है और शटल को याद करता है। वे एक योजना के साथ विभाजित होने पर सहमत होते हैं। रोवन, जनेसा और किंसा शटल को तैयार करने के लिए जाएंगे, जबकि वेलेंडर और क्रच उसे पुल से प्री लॉन्च करेंगे, जहां उन्हें पायलट का मृत शरीर मिलता है। इस बीच केम और स्नारिन कुछ महत्वपूर्ण टुकड़े इकट्ठा करना शुरू करते हैं ताकि कुछ बदलाव कर सकें और अंत में एक चुंबन साझा करते हैं। शटल की ओर जाते हुए रोवन एक सैनिक का शव पाती है और बंदूक ले लेती है। कुछ मिनट बाद वह एक और शरीर देखती है जो जीवित लगता है, इसलिए वह जेनेसा और किंसा से आगे बढ़ने के लिए कहती है, जबकि वह इसको जांचती है। रोवन दीवार के स्पाइक के चारों ओर से सावधानीपूर्वक घूमती है और शरीर तक पहुंचती है, खोजती है कि यह ब्रॉडस्की है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन वह फिर भी उससे वहां ठहरने को कहती है, क्योंकि वह उसके लिए वापस आएगी। शटल में पहुंचते ही रोवन ब्रॉडस्की का शरीर ले जाने में मदद मांगती है। जेनेसा क्रच से संपर्क करती है ताकि शटल तैयार होने की पुष्टि कर सके और रोवन के लिए सहायता मांगती है। वेलेंडर जल्द ही रोवन से मिलता है, लेकिन जब वे ब्रॉडस्की के शरीर की तलाश करते हैं तो उन्हें यह नहीं मिलता। उसी समय क्रच पायलट के सिर से चौंक जाता है, जिसे जेसन ने पकड़ रखा है। क्रच दूसरों को रेडियो पर चेतावनी देने का प्रबंध करता है, इससे पहले कि जेसन उसे पावर पैनल के खिलाफ धक्का देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। यह सुनकर किंसा घबरा जाती है और शटल का दरवाजा बंद कर देती है। रोवन, किंसा और वेलेंडर उसे अंदर आने देने के लिए विनती करते हैं, लेकिन इसके बजाय वह शटल को समय से पहले लॉन्च कर देती है। इससे शटल जहाज से टकरा जाती है, जिससे किंसा की मौत हो जाती है और पतवार को और भी ज्यादा नुकसान होता है। तीनों सोचते हैं कि क्या करें जब वे अचानक जेसन द्वारा गिर जाते हैं। जेसन हमला करने से पहले सुनारोन समय पर आता है, यह दिखाने के लिए कि उसने केम 14 को जो सुधार दिए हैं, जो अब हथियारों से लैस हैं और लड़ने के लिए तैयार है। जेसन तुरंत अपनी माचेटी उस पर फेंक देता है और केम 14 अपने घुटनों पर गिर जाती है दर्द में। फिर जेसन उसे खत्म करने के लिए उसके पास आता है। हालांकि केम 14 केवल दिखावा कर रही थी और जल्दी से गोली चला देती है, जिससे वह पीछे उड़ जाता है। वह एक बड़ी छलांग के साथ उसका पीछा करती है और उस पर गोलीबारी जारी रखती है। कभी कभी गोलियों के बीच में कुछ किक भी मार देती है। कुछ मिनट तक जेसन पर गोलीबारी करने के बाद केम 14 और भी ज्यादा उछल कूद करती है और उसके ऊपर आ गिरती है। वह उसके सिर पर गोली मारने के लिए तैयार हो जाती है, तभी जेसन उसे धक्का मार देता है। जब वह उसे मारने वाला होता है, तब ब्रॉडस्की उसके पीछे आकर उसे इतनी देर तक भटकाता है कि केम 14 ठीक हो सके। एक और बंदूक के साथ केम 14 गोली चलाती है और जेसन का हाथ काट देती है। उसी समय दीवार को तोड़ देती है, जिससे वह उसे लेबेक में लात मारकर गिरा देती है। एक और शॉट से जेसन हीलिंग मशीन पर गिर जाता है, जिससे एक छोटा विस्फोट होता है और फिर केम 14 जेसन के सिर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। अंतिम रूप से वह मचेटी को उसके शरीर में वापस फेंक देती है। यह सोचते हुए कि अंततः यह खत्म हो गया है, समूह इकट्ठा होता है और ब्रॉडस्की को दूसरे कमरे में ले जाता है ताकि उसका इलाज किया जा सके।
ब्रॉड्स की पहले से ही 80% स्वस्थ है जब अचानक जहाज हिलने लगता है और वेलेंडर समझ जाता है कि पतवार को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। उसी समय उन्हें एक अन्य जहाज से कॉल मिलता है जिसने उनकी संकट बीकन को पकड़ लिया है और 45 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। दुर्भाग्यवश जहाज के फटने में 30 मिनट से भी कम समय बचा है और इस पर क्या किया जाए इस पर बहस छिड़ जाती है। जहाज के नक्शे को देखते हुए रोवन देखता है कि एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना क्षति के है और मुख्य जहाज से अलग किया जा सकता है। जब समूह अपनी योजना को अंजाम देने के लिए जाता है, लैब 1 में मशीन सक्रिय होती है और जेसन को ठीक करना शुरू करती है, उसे एक उन्नत धात्विक शरीर देती है। इस बीच समूह बम लगाने की तैयारी करता है ताकि क्षतिग्रस्त क्षेत्र को साबुत क्षेत्र से अलग किया जा सके। इसमें उन्हें कुछ सेकंड ही लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे इसे पूरा करते हैं उन्हें उबर जेसन ने उनका रास्ता रोक रखा है। KM-14 गोलीबारी करती है, लेकिन सभी गोलियां जेसन के शरीर से टकराकर वापस लौट जाती हैं। फिर वह उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन तुरंत उसका सिर काट देता है। सुनरोन सिर उठाने के लिए दौड़ता है और रोवन उसकी रक्षा करती है, इसलिए जेसन उसकी ओर काटने के लिए बढ़ता है। वेलेंडर उसे लड़ने के लिए कूद पड़ता है और जबकि जेसन उसका ध्यान भंग करके उसे पीट रहा होता है, बाकी लोग सुरक्षित क्षेत्र में भाग जाते हैं। एक बार जब सब सुरक्षित हो जाते हैं तो वेलेंडर बम सक्रिय करता है और जहाज 2 भागों में सफलतापूर्वक अलग हो जाता है। हालांकि वह प्रक्रिया में मर जाता है और जेसन को झटका बाहर फेंक देता है। कुछ पलों बाद बचाव पोत अंततः करीब आ रहा होता है। हालांकि अचानक जेसन बाहर से दीवार को तोड़ देता है। जैसे ही रिजल्टिंग छेद सब कुछ चूसने लगता है, सब पक्के से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जेनेसा एक ग्रिल चुनती है जो जल्दी उड़ जाती है। रोवन उसे पकड़ने की कोशिश करती है और उनकी उंगलियां मुश्किल से छू पाती हैं, इससे पहले कि जेनेसा की मौत हो जाती है। इसके बाद रोवन, ब्रॉड्स्की, सुनारोन और KM-14 का सिर दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। खिड़की के जरिए वे देखते हैं कि जेसन फिर से जहाज में प्रवेश करने के लिए दीवारों को तोड़ रहा है, इसलिए वे भागना शुरू कर देते हैं। अंततः वे डॉकिंग पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। उसी समय बचाव पोत जहाज के संपर्क में आता है, लेकिन गेट काम नहीं कर रहा है और सुनारोन सिस्टम को ओवरराइड नहीं कर सकते। ब्रॉड्स्की लाइन को जोड़ने के लिए अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लेते हैं, इसलिए वह सूट पहनकर मेंटेनेंस हैच से बाहर जाते हैं। जैसे ही ब्रॉड्स्की नियंत्रण पैनल पर काम करता है, सुनारोन और रोवन सुनते हैं कि जेसन दरवाजे तोड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा है। कुछ समय खरीदने के लिए सुनारोन KM-14 के सिर को कंप्यूटर से जोड़ता है और पृथ्वी के डेटाबेस का उपयोग कर जेसन के गृहनगर की प्रतिकृति बनाते हुए जेसन के चारों ओर वीडियो गेम सिमुलेशन को सक्रिय करता है। शुरू में जेसन उलझन में होता है, लेकिन जल्द ही सुनारोन को लगता है कि उसे देखा गया है, इसलिए वह एक और ध्यान भटकाने वाला जोड़ता है। 2 महिलाएं जेसन को शराब, मेरी जेन और शादी से पहले की शरारत भरे समय का प्रस्ताव देती हैं। जेसन इन सभी चीजों से नफरत करता है, तो जब महिलाएं अपने स्लीपिंग बैग में नग्न हो जाती हैं, जेसन उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसका उपयोग करके दूसरी को मारने लगता है। उसी समय ब्रॉड्स्की अंततः सिस्टम को रीसेट कर देता है और गेट खुल जाता है। हालांकि तारों के साथ उसकी छेड़छाड़ के कारण कमरे में एक विस्फोट होता है जो सिमुलेशन को समाप्त कर देता है। जैसे ही जेसन उनके पास आता है, रोवन और सुनारन बचाव पोत की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन सुनारन को याद आता है कि वे KM-14 का सिर भूल गए हैं। रोवन उसके लिए वापस जाती है और ब्रिज की तरफ भागती है जब वह जेसन को आते हुए देखती है। हत्यारा उसका पीछा करने की कोशिश करता है, हालांकि ब्रॉड्स्की आकर गेट बंद कर देता है। बचाव पोत और इंतजार नहीं कर सकता और उड़ जाता है, जबकि ब्रॉड्स्की जेसन के साथ भिड़ता है और इस समय जहाज का यह हिस्सा भी विस्फोट हो जाता है। रोवन और सुनारोन के भय के लिए झटका लगने से जेसन सीधे उनकी ओर उड़ जाता है। सौभाग्य से ब्रॉड्स्की भी उसी दिशा में भेजा जाता है और उसे दूर धकेल देता है। फिर ब्रॉड्स्की जेसन को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं जब वे अर्थ 2 के वातावरण से गुजरते हुए गिरते हैं, जिससे दोनों जल जाते हैं। रोवन, सुनारन और KM-14 अंततः आराम करते हैं, खुश होते हैं कि यह सब खत्म हो गया। अर्थ 2 पर एक जोड़ा एक झील में गिरते हुए टूटते सितारे को देखता है और जांच करने का निर्णय लेता है। वह तारा वास्तव में जेसन का सिर है, जो शायद अभी भी जिंदा हो सकता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।